लोकसभा चुनावों की दुदुम्भी बजे इससे पहले कई तरह के आंदोलन देश में चल रहे हैं। एक उग्र आंदोलन चल रहा है किसानों को न्याय दिलाने के नाम में, एमएसपी और तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन एक आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्था में उठ रहा है और ये मांग की जा रही है कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण विसंगतियों का शिकार है, अलग अलग जगह है और केंद्र सरकार को इसमें एक समान न्याय सभी लोगों के साथ करना चाहिए, खास करके उन लोगों के साथ जो आर्थिक न्याय की इस दौड़ में या इस लड़ाई में कहीं पीछे रह रहे हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 46 के तहत यह प्रावधान है कि पिछड़े रह गए लोगों को विशेष उपाय करके आगे लाया जाए और 2019 में, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले, चुनावों से ठीक पहले, देश की मोदी सरकार ने यह आरक्षण 10% आरक्षण जो है वो नौकरियों में और सरकारी व्यवस्थाओं में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अन्य किसी तरह का आरक्षण नहीं रखते, उनको आरक्षण देके एक मौका दिया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मांग उठती रही। इस आरक्षण को दिए जाने की लड़ाई में शुरू से इसके हामी रहे और इस लड़ाई को एक मुकम्मल तरीके से इतने बड़े ड्राफ्टिक चेंज होने के बावजूद इस आरक्षण को दिए जाने के बाद इससे पहले जो लड़ाई हुई बड़ी शांतिपूर्वक और एक संवैधानिक तरीके से लड़ाई रही। उस लड़ाई को लड़ने वाले एक सिपाही यशवर्धन सिंह शेखावत हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मुद्दा चल रहा है सर ये आरक्षण का? वापस क्यों, जब आप जिनके लिए लड़ रहे थे उन्हें जब ये आरक्षण सरकार ने दे दिया 5 साल पहले, तो क्या अब नई डिमांड है? देखिए, आर्थिक पिछड़ों को एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और उस वक्त उन सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन जब इसकी शर्तें पड़ी गई तो वो शर्तें इतनी कड़ी थी कि हमें महसूस हुआ कि इससे तो ज्यादातर लोग जो वंचित लोग हैं वो इससे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे केंद्र का जो आरक्षण है, जो आज भी वही शर्तें हैं, शुरू में जो शर्तें लागू की गई वो ये थी कि 5 एकड़ जमीन से जिसके पास जमीन कम होगी, जिसके पास गांव में 200 गज से छोटा प्लॉट होगा, जिसके पास शहर में 100 गज से छोटा प्लॉट होगा या 1000 स्क्वायर फीट से छोटा फ्लैट होगा और 8 लाख से कम इनकम होगी, उसको आर्थिक रूप से पिछड़ा मानकर आरक्षण दिया जाएगा। अब ये सारी की सारी चीजें जब हम मिलाते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये शर्तें अलग अलग वर्ग के लोगों को आरक्षण से बाहर कर देती है। तो हमने जब ये आरक्षण 2019 में लागू हुआ तो राजस्थान में हमने हमारे संगठन के माध्यम से, श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से, करीब 40 से ज्यादा विधायकों और सांसदों से सहमति पत्र लिए कि इन शर्तों को बदलना चाहिए। और जब वो सहमति पत्र हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के पास, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने बड़े लोकतांत्रिक तरीके से उस बात को समझते हुए, न हम सड़कों पे उतरे न कोई वायलेंट एजिटेशन किया, उन्होंने हमें बुलाया, हमसे बात की और मात्र 4 घंटे में जी सारी हमारी शर्तें मानी और केवल 8 लाख रुपए इनकम की शर्त रखी और बाकी सारी जादूगर पे जादू कर दिया आपने। कोई बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि 4 घंटे बनाम 4 साल से ज्यादा ये लड़ाई चल रही है हमारी। उन्होंने 4 घंटे में मांग मान ली, लेकिन केंद्र सरकार पिछले 4 साल से हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, तो उस मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी जो व्यवस्था है उसमें राजस्थान में अगर आपके पास केवल 8 लाख रुपए से कम आय है तो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको केंद्र में आरक्षण चाहिए तो उसके लिए वही शर्तें जो पुरानी शर्तें हैं, 5 एकड़ जमीन से कम जमीन हो, प्लॉट की साइज हो, ये सब चीजें उसमें अभी भी लागू है। इस कारण से केंद्र और राज्य के जो सर्टिफिकेट है उनमें बहुत बड़ा अंतर है, यानी ऑलमोस्ट 1:4 का अंतर है। अगर यहाँ राज्य में 100 सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो केंद्र में 25 ही सर्टिफिकेट बन पाते हैं, तो एक बड़ी समस्या है। तो इससे पार पाने के लिए हम लगातार ये मांग रख रहे हैं कि केंद्र भी इन शर्तों को हटाए और केवल 8 लाख रुपए इनकी शर्त रखे। 5 एकड़ जमीन, खास करके मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी, तो मुझे पता नहीं कितनी होती है और कितनी की इनकम होती होगी 5 एकड़ जमीन से। थोड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो है या हिंदुस्तान का बहुत सारा लोग जिनको पता नहीं है कि भी इस जमीन की 5 एकड़ क्या होता है, कितनी इनकम होती है। मतलब देखिए, मैं सरकारी जो सर्वे एजेंसीज है मैं उन्हीं की आपको बता देता हूं कि डीएफआई पर दलवई समिति की गणना के अनुसार 2015-16 में मध्यम किसान जो 5 से 24 एकड़ और बड़े किसान जिनके पास 24 एकड़ से ज्यादा की जमीन है की औसत वास्तविक आय 1.5 लाख रुपए और 4.63 लाख रुपए थी। यानी 5 से 24 एकड़ जमीन वाला जो मालिक है वो 1.54 लाख उसकी इनकम थी और 24 एकड़ से ज्यादा वाला
उसकी 4.63 लाख रुपए इनकम थी। अच्छा अच्छा। तो जमीन का जो क्राइटेरिया है, जी अगर 24 एकड़ वाला ही 4.63 लाख रुपए कमा रहा है, तो फिर 8 लाख रुपए तो 50 एकड़ से भी ज्यादा जिसके पास जमीन है। जबकि आप अपने नियमों में केवल 5 एकड़ वाले को ही एक्सक्लूड कर देते हो कि 5 से जिसके पास ज्यादा है। ये नियम में ऐसे समझा कि भाई आपकी आय भले ही 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ जमीन है, उससे आपकी कमाई चाहे 50,000 की हो रही हो, है ना, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा आंकड़ा है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है और डीएफआई पर जो दलोई समिति, उसके अनुसार सब्जियां, फल और गन्ने वगैरह जो ऐसी जो फसलें उगाते हैं, उसकी उत्पादकता जो है वो 67,000 रुपीज पर एकड़ है। अच्छा। और जो मेन फसलें जो हमारे जो किसान उगाते हैं, दाल अनाज आगे, ये 17,000 रुपए है। तो करीब 5 गुना का 85 हजार रुपए साल के कमाएगा वो। हाँ, 85,000 रुपए कमाएगा। तो 5 एकड़ का नॉर्म जो है वो कोई किसी तरीके से इसमें फिट ही नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात और देखिए, आपकी जैसलमेर का कोई किसान है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है जी, उसमें कुछ नहीं उगता, और वही 5 एकड़ जमीन अगर किसी हिमाचल के किसान के पास है तो वो करोड़पति है। बिल्कुल। तो ये 5 एकड़ का क्राइटेरिया पूरे भारत में एक जैसा लागू करना, ये इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। हिमाचल में तो सर 1 एकड़ में भी लोग सेब के बगीचे और बड़ी बिल्कुल, लग्जरी लाइफ जीते हैं कई लोग, सारे नहीं। किसानों की स्थिति पूरे देश में एक जैसी नहीं है। जैसा कि स्वामीनाथन, जो प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है अभी, उनका जो प्रस्ताव था कि बारिश जो है वो तहसीलों में भी अलग अलग तरीके की होती है, एनवायरमेंट अलग तरीके का होता है, जमीन अलग तरीके का, तो मुआवजे के लिए सरकार ने जरूर ये कर दिया कि अलग अलग तहसील की अलग अलग गिरदावरी हो। लोग तो ये कह रहे गांव की क्यों नहीं हो। बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये जो रिजर्वेशन दिया है कि भाई दिल्ली में किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो साहब फिर वो तो अरबपति है। तो मैं आपको इसका एक आंकड़ा देता हूं कि केंद्र में ईडब्ल्यूएस की क्या स्थिति है, यानी केंद्र की जो परीक्षाएं हैं। हाँ, ये मुद्दा अभी उठा है, दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, जब जो राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, और उन्होंने कुछ बात कही है। तो क्यों ही ये मुद्दा अभी ट्रेंड कर रहा है? देखिए, मैं आपको आंकड़ा देता हूं। यूपीएससी और एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सभी श्रेणियों के आवेदकों के रुझानों को देखें तो ईडब्ल्यूएस में प्रति सीट आवेदकों की संख्या सभी श्रेणियों एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच सबसे कम पाई गई है। यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस में सीटों के लिए आवेदक एससी, एसटी और ओबीसी के प्रति सीट आवेदकों की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना कम थे जी। और एसएससी के लिए आयोजित परीक्षाओं में भी यही पैटर्न देखा गया था, जिसके अनुसार एसएससी में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रति सीट आवेदकों की संख्या अन्य श्रेणियों की तुलना में 3 से 4 गुना कम थी। नाबार्ड और सेबी जैसी वित्तीय क्षेत्र की परीक्षाओं में प्रति सीट आवेदकों की संख्या अन्य श्रेणियों की तुलना में 5 से 6 गुना कम है। प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक सीट आवेदकों की संख्या का सीधा संबंध रियायतों, विशेषकर उम्र से है। ये बेतुका है कि ईडब्ल्यूएस को अन्य पिछड़े समुदायों की तरह एक कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना तो जाता है, लेकिन अन्य श्रेणियों की तरह समान रूप से छूट नहीं दी जाती जी। तो ये बड़ी अलग बात है। और मैं आपको बताऊं, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखें यूपीएससी 2019-20 में, तो एससी में 1950 कैंडिडेट, एसटी में 1355 कैंडिडेट, ओबीसी में 1255 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 560 कैंडिडेट एक सीट के लिए जी 569 कैंडिडेट जी। उसी में अगर हम दूसरे 2020 का आंकड़ा देखें तो एससी में 1912, एसटी में 1376, ओबीसी में 1311 और ईडब्ल्यूएस में 589। तो इतना बड़ा वेरिएशन है। इस चीज को अपन ऐसे समझें कि आरक्षण दिया है सरकार ने, लेकिन लोगों के सर्टिफिकेट तक नहीं बन पा रहे और लोग आवेदन नहीं कर पा रहे। लोग जागरूकता नहीं होती तो लोग अब इस आरक्षण में चेंज नहीं मांगते कि भी चेंजेस, तो जागरूकता तो है, एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और चूंकि यह आरक्षण अनारक्षित वर्ग की जातियों के अलावा अन्य किसी जाति को प्रभावित भी नहीं करता और उनसे जुड़ा हुआ भी नहीं है, ऐसे में सभी जो जातियां जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक पिछड़ी हुई है, तो मेरे को एक बंदे मिले, वो बोले कि मेरे 6.5 एकड़ जमीन है, तो क्या मैं 1.5 एकड़ बेच दूं तो मैं इसमें आ जाऊं? तो लोगों की कईयों की तो जमीन बिकने की नौबत भी आ रही है, चूंकि इसका रिव्यू 10 साल में होना है, तो 5 साल बचे हैं, तो क्या करें लोग? इसके काफी सारे सामाजिक प्रभाव है। गांव में जो संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं,
जी एक तो उनको विघटन का एक कारण बड़ा ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया है। जी जी बिल्कुल। दूसरा जो पैतृक संपत्ति है जिसमें बहुत सारे खातेदार होते हैं, अब तो महिलाओं को भी उसमें हक मिल गया है, जिनकी शादियां बहुत पहले हो चुकी हैं, जी तो उनका विभाजन होना बहुत मुश्किल काम है। और जब तक वो विभाजन नहीं होगा तब तक आपकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं पता लगती। प्रॉपर्टी जब तक आप नहीं बता पाते तब तक आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलता। जी जी तो ये बड़ी सोसाइटल इश्यूज हैं। प्लस सोसाइटी में बहुत सारे लोग संयुक्त परिवार को एक गर्व का विषय भी मानते हैं, तो उस पर भी एक तरह का प्रभाव है इस चीज का। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को देखना होगा। प्लस गांव में जो पैतृक संपत्ति है वो बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन उसको न तो आप बेचते हैं जी क्योंकि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से बनी हुई चीज है। जी जी दूसरा, उसमें कोई किराया भी नहीं आता। हाँ तो शहर की प्रॉपर्टी और गांव की प्रॉपर्टी में बड़ा फर्क है। और गांव में 200 गज जो है वो तो बकरियों के बाड़े तक हो जाते हैं। भेड़ बकरियों के जो बाड़े हैं हाँ गाँव वही हजार गज के होते हैं। तो 200 गज के कारण आपका आरक्षण चला जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी इसको मैं बात है। ऐसे भी समझता हूँ सर कि एक वैकेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें मैं यहाँ के सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकता। आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ने जो गरीब देखने का चश्मा लगा रखा है वो अलग रंग का है, बिल्कुल, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो चश्मा दिया है वो अलग रंग का है। यही है बड़ी चीज। बिल्कुल। मैं आपको आंकड़े देता हूं, आपको मैं कुछ आंकड़े और बताता हूं आपको। जी जी सर। यूपीएससी में फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 में एससी के लिए 4302 आवेदन आए, एसटी के लिए 3443 आवेदन आए, ओबीसी के लिए 3263 आवेदन आए और ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 1573 आवेदन आए। जी तो ये है। दूसरा, एसएससी सीएचएसएल 2022, इसमें देखिए एससी के लिए 1632 आवेदन, एसटी के लिए 1268, ओबीसी के लिए 1480 और ईडब्ल्यूएस के लिए 585। तो इस तरीके से अगर आप इस सारे डेटा को आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, तो इसमें सेबी के लिए आप देखिए बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। सेबी ग्रेड ए की जो नौकरी है उसके लिए एससी के 1450 आवेदन, एसटी के 846 आवेदन, ओबीसी के 482 आवेदन और ईडब्ल्यूएस के केवल 244 आवेदन। तो ये आपको बताता है। और महिलाओं का बड़ा एक वो इशू है इसमें, महिलाओं के लिए बहुत कम आवेदन आते हैं और जब तक उम्र की छूट और बाकी चीजें नहीं मिलेंगी तो लड़कियों के लिए सोशल मोबिलिटी जो है एक बड़ी बाधा बन जाती है। तो महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे यूपीएससी के आवेदन तो एससी 500 के लगभग, एसटी 408, ओबीसी 401 और ईडब्ल्यूएस में 149 आवेदन। तो ये आपको बताता है कि कितना बड़ा एक डिस्पैरिटी है सारे इस मामले में। जी जी। तो ये हमें दूर करनी है। और दूसरा, ये जो किसानों की जो आय है जिस पर अभी दिल्ली में बड़ा मूवमेंट भी चल रहा है, पूरे भारत में इसका बड़ा असंतोष है, उस किसानों की आय को अगर आप देखेंगे तो 5 एकड़ से कम जमीन वाला 61,000 रुपए कमाता है जी, और साल के। अच्छा। और 5 से 24 एकड़ वाला 1.54 लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए के लगभग। और अगर महीने के भी कमा रहा होता है 61,000 रुपए तो भी 8 लाख से ऊपर नहीं, तो भी नहीं जा सकता। यानी 24 एकड़ से जिसके पास ज्यादा जमीन है वो 4.63 लाख रुपए कमा रहा है साल के। जी। तो अगर मुझे तो लगता है अगर किसी के पास 50 एकड़ जमीन हो तब जाकर वो 8 लाख रुपए की सीलिंग तोड़ पाता है वो। और आपने इसको 5 एकड़ में आपने उस ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये एक बड़ी डिस्पैरिटी है। तो आपने जैसे डाटा बताया उसमें मैं एक जिक्र करूंगा फॉरेस्ट वाला, 4300 आवेदन एससी के लिए आ रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के 1500 के आसपास हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आरक्षण में सीट तो उतनी ही है जितनी रहेगी, लोगों को अवसर की समानता नहीं मिल रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है कि सबको अवसर की समानता। तो आप नौकरी तो आप 10% में ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको 10% है, इट्स ओके। मांगा 14% था बिल्कुल, लेकिन अब जो है कि साहब उस 10% में भी सभी गरीबों को समान अवसर दिए जाए जो पिछड़ गए लोग हैं, और उनके पिछड़ जाने के चश्मे अलग अलग नहीं हो, सीधा सा फंडा ये। बिल्कुल जी जी। इसमें एक और बड़ा इशू है कि जैसे समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भूमि मूल्यांकन समिति और आयोग की रिपोर्टों के विभिन्न निष्कर्षों पर विचार करने की आवश्यकता है। जी। इसमें देखिए मात्र 5 एकड़ भूमि मानदंड के कारण सामान्य वर्ग की प्रमुख कृषक समुदाय, जैसे गुजरात में पटेल और पाटीदार है, राजस्थान में राजपूत है, हरियाणा और पश्चिम यूपी बेल्ट में जाट है और महाराष्ट्र में मराठा, इस आरक्षण का लाभ ही नहीं ले पा रहे। यदि ईडब्ल्यूएस इनके लिए कारगर नहीं है तो आंदोलन का सहारा लेंगे, जिससे राजनीतिक जटिलता बढ़ेगी और समाज में अनावश्यक वैमनस्य फैलेगा। तो एक बड़ा इशू ये बनता जा रहा है कि जो मेजर कास्ट है, जो कि जिनकी लैंड होल्डिंग तो है, कमाई नहीं है, जो लगातार इतने सालों से आरक्षण मांग रहे हैं, उनको आपने आरक्षण एक तरीके दे भी दिया और नहीं भी दिया। जी, तो ये एक बड़ा स्ट्रेस का कारण मतलब एक ये है कि आप अगर ये कर देते हैं सरलीकरण, तो एक तो फेयर कंपटीशन बढ़ेगा,
बिल्कुल कंपटीशन में फेयरनेस आएगी और कंपटीशन जो एक प्रभावी भी कंपटीशन होगा बिल्कुल कि भाई और आप मांग गरीबों के लिए ही रहे हैं। जो आपने क्राइटेरिया 8.5 लाख मेन क्राइटेरिया है कि इससे ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। जमीन उमीन छोड़ो, अगले के मान लीजिए घर हैं तो वो अब 100 तो 3x6 की 4 पाई पे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यह जो डिमांड है, यह डिमांड अब जोर पकड़ रही है। कई संगठन उसमें अलग अलग समाज जो कि आरक्षित नहीं है, किसी तरह का आरक्षण नहीं रखते, वो इसमें मुस्लिमों का भी मामला है, ईसाइयों का भी मामला है और बाकी ब्राह्मण, राजपुरोहित, राजपूत समेत कई जातियां जो कि अनरिजर्व्ड हैं, उनके गरीब लोग। तो एक अच्छा और पुनीत जो मौका दिया गया वो अवसर की समानता नहीं दिए जाने के कारण पीछे रह रहा है। बिल्कुल मिला के बिल्कुल। तो अब क्या मतलब डिमांड है अपनी? हमारी मुख्य मांग यही है, जैसे आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देखेंगे उसके लिए जितने राइडर्स हैं उसमें ओबीसी में ऐसे कोई राइडर नहीं है इतने जी। और SC ST में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जब आरक्षण दिया गया है तो हमें भी दूसरे आरक्षित कम्युनिटीज की तरह ही आरक्षण दिया जाए। इतने सारे राइडर्स लगा के आप बहुत सारी डिस्पैरिटी जो क्रिएट करते हैं, इसके कारण असंतोष है और इसको हटाना चाहिए। और मैं तो मांग ये करता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान मॉडल ईडब्ल्यूएस का जो है इसको देश भर में लागू, गुजरात हरियाणा में भी हुआ, हाँ निश्चित तौर पे गुजरात में हुआ, तो इसको लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द करना। केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया लेकिन उसको जो वाहवाही मिलनी चाहिए थी वो इन राइडर्स के कारण मिल नहीं पा रही है। लोग परेशान है और हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए ताकि सभी लोगों में एक समानता का भाव पैदा हो। जी। मतलब केंद्र सरकार अगर केंद्र की नौकरियों में खास करके अगर यह जो चश्मा है अपने वाला वो उतारे और वाकई स्थिति देखे कि साहब दिल्ली में अगर आप मान लीजिए 5 एकड़ को आप छोड़ दीजिए कि भाई वहां वाली 5 एकड़ चलो, तो क्योंकि जमीन का रकबा भी सबका अलग अलग होता है, माप का तरीका भी अलग अलग होता है। बस एक आपने जो है वो ये कर दिया। जिस तरह से आप ये देखिए कि रिजर्वेशन में ओबीसी को, जो रिजर्वेशन जिसकी आप बात कर रहे हो, ओबीसी को इस बेस पे मिला है कि वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को बेस देखते हैं वो, बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी शायद क्रीमी लेयर और दो वो इकोनॉमिक बेस पे ही काउंट करते हैं। हाँ। तो यहां भी बेस इकोनॉमी ही है। यहाँ महिलाओं वाला आपने बताया कि महिलाओं के पीयर की और उसकी आय अलग अलग जोड़ी, दोनों की आय जोड़ी जाती है, तो बड़ा एक इशू है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट की महिला हमारे यहाँ शादी हुई उसकी, अब उसको अपने पीहर से भी फादर की इनकम जुड़वानी पड़ती है, इधर हस्बैंड की इनकम जुड़वानी पड़ती है और दोनों की जो कलेक्टिव इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और ये जमीन वाला बड़ा इशू है कि वहां का जो SDM है वो किस तरीके से तस्दीक करेगा कि इनके पास इतनी जमीन नहीं है। तो ये बड़ा इश्यूज आते हैं और महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा पीड़ित पक्ष है इसमें। जी, तो तरीके से देखे जाने की जरूरत है इसको तो सर, और देखते हैं क्या हो सकता है। और कोई डिटेल अगर आप साझा करना चाहें सर अल्टर्ड तो? नहीं, डिटेल तो बहुत सारे आंकड़े हैं और अगर सारे आंकड़ों को आप देखेंगे तो भी यही पाएंगे कि राज्य और केंद्र के जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसमें 1:4 का रेशियो आ रहा है। और इस चीज को हमें जल्द से जल्द इसे एनोमलाई को खत्म करना चाहिए ताकि सब में एक समानता का व्यवहार उत्पन्न हो। जी, वही जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, मसलन कि आप दोनों सर्टिफिकेट अगर क्योंकि बना एक ही अधिकारी रहा है, लेकिन वो सील एक ही अधिकारी की लगती है। लेकिन ये एक साहब इस चश्मे में, यानी कि केंद्र के चश्मे में आप अमीर हो या पैसे वाले हो, इस चश्मे में आप गरीब हो, तो यह असमानता है। 2 राज्यों के बीच के कानून पे सवाल है कि यहाँ यह व्यक्ति गरीब है और यही व्यक्ति, सेम व्यक्ति वहां जाके अमीर हैं उनकी नजर से। तो नजर बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदले, इसके लिए हम सर आपकी सफलता की कामना करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।